नमस्कार। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे आज के जो फैमिली प्रॉपर्टी से जुड़े कानून हैं, उनका कनेक्शन 1000 साल पुराने किसी राजवंश से हो। आज हम बात करने वाले हैं पश्चिमी चालुक्यों की, एक ऐसी दिलचस्प कहानी जिनकी विरासत आज भी किसी न किसी तरह हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और मजे की बात यह है कि ये पूरी कहानी सिर्फ इस एक पन्ने से निकल कर आई है। अब हम इसी जानकारी को एक आसान और दिलचस्प कहानी में बदलने जा रहे हैं, जिसे इन स्लाइड्स के जरिए समझना आसान हो जाएगा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि 1000 साल पुराना राजवंश आज के फैमिली लॉ को कैसे असर डाल सकता है, पर यही सवाल आज के हमारे इस सफर का सेंटर पॉइंट है। चलिए पता लगाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तो कहानी शुरू होती है एक जबरदस्त कमबैक से। ये सिर्फ किसी नए राजवंश का उदय नहीं था, नहीं, ये तो एक भूली बिसरी ताकत की एक शानदार वापसी थी। देखिए, पहले थे वातापी के मेन चालुक्य, फिर बीच में एक लंबा दौर आया राष्ट्रकूटों के शासन का, लेकिन फिर करीब 200 साल बाद 973 एडी में इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। और ये वापसी करवाई तैलप सेकंड ने। साल था 973 एडी, जब उन्होंने आखिरी राष्ट्रकूट शासक को हराया और चालुक्य पावर को आप कह सकते हैं फिर से जिंदा कर दिया। ये वो पल था जिसने सच में पूरे दक्षिण भारत का पॉलिटिकल मैप ही बदल के रख दिया। तो अब थोड़ा और करीब से देखते हैं तैलप टू के दौर को। मतलब उन्होंने सिर्फ एक डायनेस्टी को वापस ही नहीं लाया, बल्कि एक बहुत मजबूत सल्तनत की बुनियाद भी रखी। और उनके राज का जो स्केल था वो सच में कमाल का था। उन्होंने सिर्फ अपने पुरखों की जमीन ही वापस नहीं जीती, बल्कि मालवा के परमार किंगडम के दक्षिणी हिस्से को भी अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने साम्राज्य को और बड़ा बनाया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ लड़ाइयों और जीतों की नहीं है। किसी भी महान एम्पायर की पहचान उसके कल्चर से भी तो होती है ना? तो चलिए देखते हैं कि चालुक्यों का इस मामले में क्या कंट्रीब्यूशन था। ये नंबर 3, ये इस डायनेस्टी के कल्चरल कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, बल्कि एक शानदार लिटरेरी लेगेसी का सिंबल है। हमारे सोर्स में बताया गया है कि उस दौर को कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न के नाम से जाना जाता था। अब इससे ही अंदाजा लगाइए कि उस समय लिटरेचर कितना रिच रहा होगा और आर्ट को कितनी इज्जत दी जाती होगी। तो ये है वो 3 दिग्गज कवि, रन्ना, आदि कवि पंपा और श्री पोन्ना। इन्होंने ही कन्नड़ लिटरेचर को एक नए लेवल पर पहुंचाया। और कमाल की बात यह है कि इनमें से जो रन्ना थे, उन्हें सीधा तैलप टू का सपोर्ट हासिल था। इससे साफ पता चलता है कि राजा खुद आर्ट और कल्चर की कितनी कद्र करते थे। और अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो इस राजवंश को आज भी हमारे लिए इतना रेलेवेंट बनाता है, और वो है उनकी कानूनी विरासत। ये एक ऐसा एंगल है जिसे अक्सर हिस्ट्री की किताबों में उतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो इसी दौर में एक लीगल सिस्टम उभरा जिसे हिंदू स्कूल ऑफ लॉ कहा गया, और ये मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। ये एक तरह का लीगल फ्रेमवर्क था जो फैमिली प्रॉपर्टी के बंटवारे जैसे जरूरी मामलों को डील करता था। अच्छा, तो इन दोनों सिस्टम्स में मेन फर्क क्या था? फर्क था प्रॉपर्टी पर अधिकार को देखने के नजरिए में। देखिए, मिताक्षरा सिस्टम में बेटों को पिता के जीते जी ही प्रॉपर्टी पर हक मिल जाता था। वहीं दूसरी तरफ दाएं भाग सिस्टम में ये हक पिता की मौत के बाद ही मिलता था। इसे एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक रूल है जो आपको पार्टी के बीच में ही फैमिली केक का अपना हिस्सा क्लेम करने देता है, और दूसरा रूल कहता है नहीं भाई, पार्टी खत्म होने का इंतजार करो। ये कितना बढ़िया एग्जाम्पल है ना, ये दिखाने के लिए कि कैसे एक छोटा सा नियम पूरे सिस्टम को बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब आज हमारे लिए क्यों मैटर करता है? मतलब 1000 साल पुराने इन नियमों की आज की मॉडर्न दुनिया में क्या जगह है? इसका जवाब बहुत सीधा है। इस राजवंश के खत्म होने के सैकड़ों साल बाद भी उनके बनाए हुए ये जो सिद्धांत थे, मिताक्षरा और दायभाग, ये जिंदा रहे। इन प्रिंसिपल्स ने इंडिया में फैमिली प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनों पर बहुत गहरा असर डाला, और वो असर आज भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि हमारे आसपास और न जाने कितने ऐसे छिपे हुए ऐतिहासिक असर होंगे जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं। शायद इतिहास उतना भी दूर नहीं है जितना हम सोचते हैं। वो तो आज भी इसी पल हमारी दुनिया को आकार दे रहा है।